जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात जयपुर के कर्णी विहार इलाके में हुई चाकूबाजी मामले में अपडेट आई है और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिए जाने की सूचना है। कर्णी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयं सेवक जयघोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ और झगड़े में संघ के 7 से 8 लोगों को चोट आई है। सूचना पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह, विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह, विधायक गोपाल शर्मा जो है एसएमएस पहुंचे। कर्णी विहार इलाके में ये कार्यक्रम चल रहा था। तो इस मामले में 2 लोगों को हिरासत भी लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत लेने की भी सूचना है। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयं सेवक जयघोष लगा रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा पनपा और झगड़ा इतना पनपा कि इस झगड़े में 7 से 8 लोगों को चोट भी आई, जिनको फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा, जिन 7 से 8 लोग जो घायल हुए थे उनको जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी अभी इसमें? देखिए, पूरे मामले में अब जो है वो शांति है और ये जो पूरा मामला है वो जयपुर में कर्णी विहार थाना इलाके में रजनी विहार एक दशहरा ग्राउंड है और वहीं पर एक शिव मंदिर है, जहां पर निम्बार्क नगर जो संघ की दृष्टि से एक नगर आता है, उनके स्वयंसेवकों का शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा था कल रात को, जिसमें खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। एक तरफ से खेल खेल रहे थे और उसी बीच जब जयघोष हो रही थी तो आस नजदीक रहने वाले नसीब चौधरी और उनके बेटे ने इसका ऑब्जेक्शन किया और वे लोग इस बात से भड़क गए और अचानक से चाकू और लाठी लेकर के ग्राउंड पर उस शिव मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर नसीब चौधरी और उसके बेटे ने मिलकर के वहां पर जबरदस्त तरीके से चाकूबाजी शुरू कर दी, जिसमें 8 से 10 लोगों के, यानी जो स्वयंसेवक थे, आरएसएस के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनके उसमें गहरी चोटें आई। उनको तुरंत धन्वंतरी हॉस्पिटल, उसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर इस घटना की जानकारी मिलने पर देर रात विधायक गोपाल शर्मा, उसके अलावा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आखिरकार पुलिस के जो अधिकारी थे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी अमित कुमार और करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जो जाब्ता था मौके पर बुलाया गया। तो तनाव स्थिति एक बार पैदा हो गई थी, लेकिन अब जाकर के पूरा मामला लगभग शांत है। पुलिस दोनों आरोपियों को तलाश कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की ओर से जानकारी सामने नहीं आई। तो कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम था वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा शरद पूर्णिमा का उत्सव, उसमें खीर वितरण का कार्यक्रम और उसी बीच इन स्वयंसेवकों पर हमले की जानकारी सामने आई है। जी विष्णु, 7 से 8 लोगों को चोटें आई हैं, अभी उनकी हालत क्या बनी हुई है? देखिए, जिन 8 लोगों की चोट आने की बात सामने आई चाकूबाजी में, उनमें से 4 की हालत जो है वो ज्यादा जख्मी हुए हैं। इनमें शंकर बागड़ा, मुरारी दाल, राम पारिक, लखन सिंह जादौन, पुष्पेन और दिनेश, इन सभी को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। यानी कि 5 लोगों को, 6 लोगों को भर्ती कराया गया है। उसके अलावा 4 जो घायल जो स्वयंसेवक है उनको अन्य हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। तो करीब 10 से 12 लोगों के इस चाकूबाजी में घायल होने की जानकारी सामने आई है। जी और यानी कि विष्णु, एक और मसला कि ये जो झगड़ा है ये पनपा क्यों? क्योंकि मंदिर में आरएसएस की तरफ से शरद पूर्णिमा के दिन जागरण का कोई कार्यक्रम का, खीर वितरण का, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन थी उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? क्यों ऑब्जेक्शन थी? देखिए, अब तक की जानकारी जो कल रात को 2 बजे तक का जो अपडेट था वो यही था कि जब स्वयंसेवक वहां पर खीर वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे तो कुछ जो स्वयंसेवक थे वो हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर कर रहे थे और वहां पर जयघोष भी हो रहा था और इसी बात का ऐतराज नसीब चौधरी ने जताया था। उसके बाद वो चाकू लेकर अचानक से वहां पहुंचा और वहां पे जमकर हमला कर दिया। मतलब इस बात से स्वयंसेवकों को बिल्कुल भी मतलब भनक नहीं थी कि कोई व्यक्ति मामूली बात पर गुस्सा होकर के चाकू से हमला करना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा मामला था और इसी के बाद वहां पर हंगामा हो गया, रास्ता जाम कर दिया, लंबी कतारें लगी चाकू की। तो ऐसे में बड़ा तनाव होने पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, तमाम वेस्ट जिले के अधिकारी
मौके पर पहुंचे हैं। जी विष्णु, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल भी मच गया वहां पर, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची उस दौरान की तस्वीर है। अभी जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या उनसे पूछताछ की गई है? क्या कुछ उन्होंने कहा? कोई अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में नसरीर चौधरी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को पकड़ने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन पुलिस की ओर से ऑफिशियली जो जानकारी है वो अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन घटनाक्रम इतना जबरदस्त था कि रातों रात सूचना मिलने पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, गोपाल शर्मा जो कि विधायक है सिविल लाइन से, उसके अलावा अन्य जो नेता है भाजपा के, वे भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों की कुशलक्षेम पूछी, डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया रातों रात। तो काफी मामला जो था गहमे की बढ़ गई थी। लेकिन करनी विहार इलाके थाने के बाहर जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस भीड़ की वजह से भीड़ ने रास्ता जाम कर दिया आक्रोश में आकर के। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने किसी भी तरीके से उनको समझाकर शांत किया और आखिरकार रास्ता देर रात को खोला गया। तो मामले में जो गिरफ्तारियां हैं अभी तक आज पुलिस दिखा पाएगी, यही जानकारी है। जी और विष्णु, ये बताइए कि करनी विहार में जो मंदिर थी जिसमें ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था, पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं आई हैं? और दूसरा सवाल ये विष्णु कि इस तरह असामाजिक तत्वों के द्वारा घटनाएं राजस्थान की बात करें तो बढ़ती ही चली जा रही हैं, क्या इसको लेकर गंभीरता प्रशासन की तरफ से कुछ की गई है? देखिए, हर साल विजयादशमी के उत्सव के बाद में संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो शरद पूर्णिमा पर खीर वितरण का जो कार्यक्रम करते हैं। ये पूरे राजस्थान में, देश भर में होता है। जयपुर में भी इस तरह का कार्यक्रम था जो परसों और कल यानी 2 दिन। विष्णु, आपको रोकना चाहेंगे, गोपाल शर्मा जी विधायक फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं इस खबर पर। गोपाल जी, आप मिलने के लिए भी पहुंचे थे, क्या हालात है? और क्योंकि असामाजिक तत्वों के द्वारा एक शांतिपूर्ण माहौल था, उसमें इस तरह का उपद्रव मचाया गया। विष्णु हमारे साथ कनेक्ट है पहले से, विधायक गोपाल शर्मा से हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे। विष्णु, अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज आप अपने बात को कंटिन्यू करें। बता रहा हूँ कि हर साल विजयादशमी के उत्सव के बाद में संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं, और इसका जो आयोजन होता है वो पब्लिक प्लेस यानी ग्राउंड, आसपास के ग्राउंड, किसी मंदिर में किया जाता है, जिसमें जो खीर होती है वो रात को 11 बजे के आसपास परोसी जाती है। और यहीं पर संघ के स्वयंसेवक खेल भी खेलते हैं, गीत गाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसी तरीके का कार्यक्रम जो था कल करनी विहार इलाके में दशहरा ग्राउंड पर था, वहां शिव मंदिर में आयोजन चल रहा था। लेकिन सबसे खास बात है कि एक इलाके आदतन बदमाश को आखिरकार क्यों इस पर आपत्ति हुई, ये बड़ी बात है कि उसे खीर वितरण का कार्यक्रम क्यों आपत्तिजनक लगा, उसे हनुमान चालीसा का पाठ क्यों आपत्तिजनक लगा। बिल्कुल विष्णु, लगातार आप अपडेट भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को उस दौरान की दिखा रहे हैं जब माहौल यहाँ पर गर्मा गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, अस्पताल की तस्वीर है और आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले में पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक के लिए जो है स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि जनरल बॉडी मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जयपुर से, रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर 20 अक्टूबर तक के लिए जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित किया गया है और जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। बताते चले, रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से लगातार अपनी मांग को लेकर स्ट्राइक पर हैं। कल इलेक्टिव स्ट्राइक की गई थी और आज से बोला गया था कि यानी कि 18 अक्टूबर से कि पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसमें 20 अक्टूबर तक के लिए जो पूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से आज से होना था वो स्थगित कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक का समय है, हो सकता है किसी बात पर सहमति बनी हो और माने हो। अगर 20 अक्टूबर तक वो चीजें हो जाती हैं इम्प्लीमेंट, तो लगभग आगे जो मरीजों को परेशानी हो रही थी या उनके तीमारदारों को जो परेशानी हो रही थी वो कार्य बहिष्कार के रेजिडेंट डॉक्टर्स के हो सकता ना हो कि अगर वो कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर तक जनरल मीटिंग बॉडी में जो मीटिंग हुई है उसमें लेकर 20 अक्टूबर तक ये जो कार्य बहिष्कार का फैसला था वो स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कई तरीके की जो है मांगे भी की जा रही हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आई। कई जगहों पर जो है कार्य बहिष्कार किया गया है। इससे जो मरीज हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दौर का वार्ता भी चला, कई दौर की बातचीत हुई, समझाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जयपुर से। 20 अक्टूबर तक के लिए जो है
स्थगित किया गया है। कार्य रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है और इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर मरीज लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से एक 84 विधानसभा सीट है, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीएपी को यकीन है कि उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है। रिपोर्ट देखिए। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी। कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला। कौन बनेगा 84 का शहंशाह? जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तमाम दल 84 सीट पर जीत का दावा करते रहेंगे। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत रही है। राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर जहां बीएपी फिर से जीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी राजकुमार रोध के किले को भेदने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है। बात बीएपी की करें तो इस सीट पर हैट्रिक के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। ये साफ है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। खासकर आदिवासी वर्ग का युवा बड़े पैमाने पर बीएपी से जुड़ा है। उपचुनाव में बीएपी सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशी का चयन कर रही है, जिसके लिए 3 दावेदारों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें झोथरी ब्लॉक से पोपट खुखरिया, चिखली से अनिल और सीमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल है। इन तीनों में से बीएपी एक दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाएगी। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। आदिवासियों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीएपी ने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था। विधानसभा में जिन 3 सीटों पर बीएपी ने जीत दर्ज की, उनमें डूंगरपुर जिले की आसपुर और 84 सीट थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट भी शामिल थी। राजकुमार रोध के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 84 में विधानसभा चुनाव की 64 बीत चुकी है। तीनों ही दल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और बहुत ही जल्द अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो उसने भी जीत के लिए रणनीति बनाई है। 84 सीट पर खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 84 सीट पर अब तक सिर्फ 6000 कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं। ऐसे में राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाने के मूड में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन कर चुके हैं। संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है और अभी हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत भी मिली है और आम जन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला, तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजें और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया था, जिसके चलते 84 में कांग्रेस का वोट बैंक और टूट गया है।
हालांकि उपचुनाव में गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। हालांकि जानकारों की माने तो स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है। इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे, हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में तीनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों को देखें तो पलड़ा फिलहाल बीएपी का ही भारी लग रहा है। फिलहाल तीनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जीत का ताज किसे पहनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और भारतीय रेलवे ने टिकटों की बुकिंग को लेकर के नियम में बड़ा बदलाव किया है। बदला हुआ नियम 1 नवंबर से लागू होगा और इस समय के तहत अब इन नियम के तहत अब 120 दिन पहले टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां टिकट की बुकिंग 4 महीने पहले कर सकते थे, वहीं अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि टिकटों की बुकिंग अब 60 दिन पहले होगी। 1 नवंबर से नया नियम लागू होगा। 31 अक्टूबर तक बुक हुआ टिकट वैलिड रहेगा। रेलवे का कहना है कि 1 नवंबर से ये नियम लागू होंगे, यानी कि 1 नवंबर से 60 दिन बाद का ही टिकट बुक करा सकते हैं। हालांकि जो लोग पहले से 31 अक्टूबर तक टिकटों की बुकिंग करा चुके हैं, वो सभी टिकट मान्य रहेंगे। इसके अलावा जिन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पीरियड पहले से कम है, यानी कि जिन ट्रेनों में पहले से ही 60 दिन पहले की बुकिंग होती थी, उस पर भी इस नियम का असर नहीं होगा। इन ट्रेनों में पहले से ही 60 दिन पहले टिकट की बुकिंग के नियम लागू हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए जो 365 दिन पहले टिकट बुकिंग का नियम था, उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। ये नियम लागू होने से पहले यात्रा से 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग की जा सकती थी, जिससे कई बार यात्रियों को टिकट नहीं मिलता था। लेकिन ये नियम लागू होने से उम्मीद है कि टिकटों को लेकर जो मारामारी पहले होती थी, उसमें कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रदेश में एक बार फिर पशुओं में लंपी के केसेस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार अब तक झालावाड़ और कोटा के अलग अलग 6 जगहों पर लंपी के केस मिले हैं। अब तक कुल 136 पशु संदिग्ध मिले हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 84 पशु ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही 6 पशुओं में लंपी होने की पुष्टि की गई है। मामले में पशुपालन विभाग की ओर से सतर्कता बरतने के साथ ही वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंपी वायरस केसेस बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं और वैक्सीनेशन जो है कराया जा रहा है। मामले में पशुपालन विभाग की ओर से सतर्कता बरतने के साथ वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। 6 पशुओं में लंपी होने की पुष्टि की गई है। बता दें, लंपी वायरस से कई सारे गाय परेशान हैं, क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आई थी कि संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जगह अवेलेबल नहीं है, कम जगह पर ज़्यादा गाय जो लंपी वायरस से संक्रमित है वो है। लेकिन इसको लेकर मीटिंग हुई है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें ठीक भी हो रहे हैं लंपी वायरस से जो पशु संक्रमित है। दूसरी बात ये कि अब तक 136 पशुओं में लक्षण दिखे हैं, 6 पशुओं में लंपी होने की पुष्टि है और संख्या पशुपालन विभाग की ओर से ये वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है ताकि लंपी वायरस से वो संक्रमित ना हो। सप्ताह में ही कोटा में और झालावाड़ में जो वायरल इलनेस होता है, लंपी स्किन डिजीज के जिसको नाम से जानते हैं, उसके कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं और इसके 6 स्थानों पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ पे केस रिपोर्ट होता है या एक से अधिक पशु में पाया जाता है, उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं और उसी हिसाब से हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और कुल इसमें 136 एनिमल्स हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जिसमें से 84 तो रिकवर हुए हैं, 62 अंडर द प्रोसेस ऑफ रिकवरी है। कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है, बट हमने उसको कंफर्म करने के लिए जो हमारा डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है जयपुर में, यहाँ वहाँ पे हमने उसका कंफर्मेशन कराया तो 6 केसेस हैं उसके कंफर्म हुए हैं।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में सर्किट हाउस पर शिक्षिका का हंगामा देखने को मिला। शिक्षा मंत्री से मिलने को लेकर के शिक्षिका का यह हंगामा। तो शिक्षा मंत्री से मिलने को लेकर शिक्षिका ने किस तरह से रोड पर हंगामा किया, उसकी एक तस्वीर। सुरक्षा कर्मियों ने महिला शिक्षिका को रोका भी है। गेट पर खड़े होकर महिला शिक्षिका ने चूड़ियां भी उछाली है। तो जोधपुर की ये तस्वीर है। सुरक्षा कर्मियों ने जो है महिला शिक्षक को रोका। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गेट पर खड़े होकर के महिला शिक्षक है। ये तस्वीर देखिए कैसे ये चूड़ियां जो है उछालती हुई दिखी है। जम करके हंगामा देखने को मिला। शिक्षा मंत्री से मिलने को लेकर के शिक्षिका का ये हंगामा। आप देखिए कैसे ये शिक्षिका मिलने की बात कर रही है। पुलिस प्रशासन इसको समझाने की कोशिश कर रही है। और चलिए अब खबर जयपुर से है। जयपुर में थाना प्रताप नगर पुलिस ने फर्जी डिग्री बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट माइग्रेशन कुछ ई मित्र संचालकों के द्वारा बेची जा रही है। और इस सूचना पर थाना प्रताप नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ई मित्रों पर छापेमारी की है। और इस दौरान वहां पर 13 यूनिवर्सिटीज की 700 से ज्यादा डिग्रियां और अन्य सामग्री जब्त की है। आपको बता दें कि प्रताप नगर की यूनिक एजुकेशन कंसल्टेंसी SSIT सेंटर सेक्टर 8 प्रताप नगर में कार्रवाई की गई, जहां से पुलिस को 13 नामी यूनिवर्सिटीज जिनमें सुरेश ज्ञान विहार प्रताप यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और साथ ही मणिपाल एकेडमी, वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा, खुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ देखने को मिला। और चलिए इसी